My name is Hitesh Jain and now we started our next topic संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। सबसे पहले हमें समझना है परावैद्युत होता क्या है। जैसा हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि परावैद्युत का मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंसुलेटर कुचालक होता है, लेकिन परावैद्युत पदार्थ में एक गुण ये होता है कि जब इसे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है तो ये क्षणिक रूप से विद्युत प्रभाव को दर्शाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हम जो परावैद्युत माध्यम को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि संधारित्र की प्लेटें जो हैं उन संधारित्र की प्लेटों को जब हम बैटरी के दो टर्मिनल प्लस और माइनस से जोड़ते हैं, जैसे इसको हमने कनेक्ट कर दिया प्लस से और ये आपका हो गया भू संपर्कित, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि ये प्लेट पूरी की पूरी धनावेशित हो जाती है और ये वाली प्लेट पूरी की पूरी ऋणावेशित हो जाती है। जब आप इसके मध्य में परावैद्युत माध्यम भरोगे, अब एक चीज और है कि जैसे पहले परावैद्युत माध्यम भरा हुआ नहीं है तो इस प्लेट पर प्लस और इसकी माइनस की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब हम यहाँ पर किसी परावैद्युत माध्यम को भरते हैं तो परावैद्युत पदार्थ को भरते ही वो परावैद्युत पदार्थ विद्युत प्रभाव दर्शाना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उस परावैद्युत पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक द्विध्रुव के समान कार्य करते हैं, प्लस माइनस इसके एक जोड़े बना लेते हैं, ये एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से इन ग्रुप्स का बनना या इन प्लस और माइनस का अलग अलग जगह जाकर ऐड हो जाना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन, ध्रुवण, इसको हम बोलते हैं ध्रुवण। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो इसको तो हम डिनोट करते हैं EO से, E आउट, ये तो बाह्य विद्युत क्षेत्र है। और जो अंदर डेवलप हुआ ये पोलराइज्ड यानी ध्रुवित विद्युत क्षेत्र है, तो इसको हम डिनोट करते हैं EP से, ये डिनोट होता है आपका EP से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र और पोलराइज्ड विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब परिणामी विद्युत क्षेत्र हम निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और जब परिणामी निकाला जाएगा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र प्रभावी रहता है या यूं कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली टू पोलराइज से। तो यहाँ पर जब परिणामी विद्युत क्षेत्र हम निकालते हैं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो निकल के आता है वो होता है आपका E इक्वल्स टू EO माइनस EP। इससे यहां से ये आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र निकलता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहली चीज ये है कि ये जो प्लेटें हैं इन प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना? प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। तो जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र EO इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इन प्लेटों के कारण से वो कितनी है? EO इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो अंदर पदार्थ है जो पोलराइज्ड हुआ है इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र डेवलप हुआ है वो कितना होगा? EP इक्वल्स टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितना है कि यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व इस आवेश की वजह से जो प्लेटों के ऊपर बैटरी के लगाने की वजह से उत्पन्न हुआ है और ये पोलराइज्ड है जो इन प्लेटों के कारण से उत्पन्न हुआ है। तो ये सिग्मा P पोलराइज्ड पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया और ये सामान्य पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। तो जब हम परिणामी निकालते हैं तो परिणामी क्या होगा? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको और सॉल्व कर लें अगर हम तो E इक्वल्स टू आता है अपना सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है ये परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है इस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है। इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि इस पूरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया है ये। ठीक है, इंडिविजुअली अगर मैं इस प्लेट का विद्युत क्षेत्र निकालता हूं पूरी प्लेट का तो जनरली क्या निकलेगा? सिग्मा माध्यम की उपस्थिति में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये निकलेगा इसका विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, क्योंकि एप्सिलॉन r के साथ ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये माध्यम है, माध्यम की विद्युतशीलता यहाँ पर इसके साथ आ जाएगी। तो अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं 3 और 4 से तो 3 और 4 से क्या हो जाएगा? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन r। ये तुम्हारी एक इक्वेशन यहाँ पर इवैल्यूएट हुई, सिग्मा माइनस सिग्मा P इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r। अब सिग्मा P को ट्रांसफर कर देते हैं तो सिग्मा P इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन r। ओके, अब यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व आउट करते हैं तो सॉल्व आउट करने पर क्या मिलता है? देखो
तो सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा पी क्या है? सिग्मा पी पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। सिग्मा पी है बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ है, जो यहाँ पर ध्रुवण हुआ है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा पी। यानी उस ध्रुवण के कारण से जो आवेश जनरेट हुआ है, जो आवेश यूँ कह सकते हैं विविक्त रूप में ग्रुप बनाए हैं जिसने, वो यहाँ पर सिग्मा पी है। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने इससे पहले पढ़ा था ध्रुवण सदिश, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यहाँ पर आवेश का ध्रुवित होना, आवेश का ऐड होना ध्रुवण सदिश कहलाता है। तो इसका मतलब सिग्मा पी सीधा सीधा किसके बराबर हो गया? पी के बराबर। तो यहाँ पर चूंकि सिग्मा पी इक्वल्स क्या हो गया? पी। पी क्या होता है आपका? ध्रुवण सदिश। तो सिग्मा पी की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो पी सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, अब ध्रुवण सदिश की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुवण सदिश किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? विद्युत क्षेत्र के। जितना प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा ध्रुवण सदिश भी उतना ही ज्यादा होगा। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो P इक्वल्स टू xi E। इसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत प्रवृत्ति, जो विद्युत ध्रुवता का मापक होती है, इसे हम विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो P की वैल्यू क्या आ गई आपकी? xi E। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, तो इस इक्वेशन में xi E इस जगह रखा, इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, xi E की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस, या इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, तो यहाँ सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल, तो xi इक्वल्स क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1। तो ये जनरल रिलेशन आ गया विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक का, किस उपस्थिति में? जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास में विद्युत प्रवृत्ति से संबद्ध ये रिलेशन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ओके बेटा, नाउ वी स्टार्टेड अवर नेक्स्ट टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। तो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? दो समान ज्यामिति और क्षेत्रफल वाली प्लेटों की ऐसी व्यवस्था जो परस्पर एक दूसरे के समानांतर और अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, उसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र हमने लिया, वही एक प्लेट को हम प्लस से जोड़ेंगे, एक को माइनस से जोड़कर भू संपर्कित कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो गई d। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है यहाँ पर कि जो यहाँ पर आपको समांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर क्या भरा हुआ है? परावैद्युत पदार्थ। किस तरह से भरा हुआ है? पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूरी तरह से फिलअप है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से इसके अंदर क्या भरा हुआ है? परावैद्युत पदार्थ। ये परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है। तो इसका परावैद्युतांक क्या मानेंगे हम? एप्सिलॉन आर। ओके, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। तो इसकी थ्योरी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है और इन प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ओके, तो इसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र डेवलप हुआ, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? परावैद्युत के कारण से, तो E इक्वल्स टू परावैद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या होगी? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। किसके कारण से आई है? परावैद्युत पदार्थ के कारण। परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन आर। तो इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिग्मा को क्या लिखते हैं हम? Q बाई ए, तो ये हो गया तुम्हारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिंपल Q बाय ए। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण से इन प्लेटों के मध्य में क्या क्रिएट होगा? विभवांतर। तो अतः प्लेटों के मध्य
विभवांतर। तो V इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ED। ये कहां से आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम होता है या फिर क्या होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर यानी V विभवांतर, तो V और मीटर डिस्टेंस D। तो E का फॉर्मूला क्या बन गया V/D। तो V इक्वल से हो गया यहां से ED। तो ये V इक्वल हो गया तुम्हारा ED। अब इस E की वैल्यू को उठा के हम यहां पुट करते हैं। तो E की वैल्यू को जब यहां रखा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RA/D ये भी आई। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूं कि अगर हमें कहीं धारिता निकालनी है तो धारिता निकालने के लिए हमें पोटेंशियल पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि संधारित्र का सिद्धांत ही यह है कि आप विभव को कम करते जाइए धारिता बढ़ती जाएगी। तो यानी धारिता सीधी सीधी डिपेंड कर रही है पोटेंशियल पे, तो मुझे हर जगह पर पोटेंशियल इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों के मध्य विभवांतर निकाल दिया, V इक्वल्स ED, E की वैल्यू पुट कर दी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RA/D, ये V हो गया। अब सिंपल है, कैपेसिटेंस निकालना है हमें, धारिता निकालनी है। तो अतः धारिता C इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है Q/V। V की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RA/D, ठीक है। तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RA/D, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखने की बात है कि अगर हम इस जगह पर बात करते हैं कि इस रिलेशन की इस फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले से क्या निकल के आ रहा है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, यानी धारिता किस पर डिपेंड कर रही है क्षेत्रफल पे, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें एप्सिलॉन नॉट A/D, तो एप्सिलॉन नॉट A/D क्या है? ये धारिता है जब प्लेटों के मध्य वायु हो, रिक्त स्थान हो। तो चूंकि अच्छा ये माध्यम की वजह से है तो यहाँ हम CM लिख सकते हैं, मीडियम। ओके, CM, M का मतलब क्या है? माध्यम, क्योंकि इसके अंदर पूर्ण रूप से माध्यम भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ये किसकी वजह से होता है? वैक्यूम, निर्वात या वायु के कारण से। तो इस एप्सिलॉन नॉट A/D की जगह हम C रख सकते हैं। तो CM इक्वल्स टू क्या हो गया? C एप्सिलॉन R। इसका मतलब अगर माध्यम की विद्युत धारिता की हम बात करते हैं तो माध्यम की विद्युत धारिता निर्वात की धारिता का एप्सिलॉन R गुना होती है। तो ये चीज हम बार बार प्रूव कर रहे हैं कि एरिया पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, अगर माध्यम उपस्थित है तो उस पर डिपेंड करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो माध्यम की धारिता होगी वो माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता की तुलना में एप्सिलॉन R गुना अधिक होगी। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो परावैद्युत पदार्थ था वो प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से भरा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें जो परावैद्युत पदार्थ है वो अंशतः भरा हुआ है, वो बहुत कम मात्रा में भरा हुआ है। तो देखते हैं वही वापस समांतर प्लेट संधारित्र जिनके प्लेटों का क्षेत्रफल A और इनके बीच की दूरी कितनी है D, ठीक है। एक प्लेट प्लस है और एक प्लेट माइनस है, ठीक है। यहाँ पर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। अब इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरते हैं अंशतः, तो ये इसके बीच में हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया अंशतः, और इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो हमने क्या मानी? T, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि प्लेटें जो पहले इस परावैद्युत पदार्थ हटाने परावैद्युत पदार्थ जब भरा हुआ नहीं था तो उस समय यहाँ पर वायु की मोटाई कितनी थी? D। अब तुमने कितना पदार्थ भर दिया? T, तो वायु की मोटाई कितनी रह गई? D माइनस T, यानी टोटल अगर एयर में निकालना चाहूंगा तो टोटल एयर इन प्लेटों के बीच में कितनी बची? D माइनस T। ये बात समझ में आई? भाई पहले कितना था? एयर की मोटाई थी D, तो अब तुमने T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ इसमें रख दिया तो अब बची हुई एयर की मोटाई कितनी रहेगी? D माइनस T, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वही कहते हैं कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, इनकी प्लेटों का क्षेत्रफल A और प्लेटों के मध्य की दूरी D है, इनके मध्य T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ अंशतः भर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो अब यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र डेवलप होंगे, एक तो निर्वात वायु के कारण से और एक किसके कारण से? माध्यम के कारण से। तो दो विद्युत क्षेत्र कैसे डेवलप होंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं निर्वात की। तो निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा? EO, ये वायु के लिए बात कर रहा हूं मैं।
तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी Q बाय A, तो ये होगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। ओके, ये तो हो गया तुम्हारे निर्वात के लिए। अब माध्यम की बात करते हैं, तो माध्यम के लिए हम यहाँ पर जैसे ले लेते हैं, सपोज EM ले लो या सिंपल EB ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, तो EM भी ले सकते हो, EB ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम EM लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यह आपके सिर्फ किसके लिए हुआ, इस माध्यम के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या आता है, जब इस विद्युत क्षेत्र के कारण से जब यहाँ पर हम विभवांतर देखते हैं तो विभवांतर दोनों विद्युत क्षेत्रों के प्रभाव के कारण होगा, वायु की वजह से भी होगा और इस परावैद्युत माध्यम की वजह से भी होगा। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो गया तुम्हारा, प्लेटों के मध्य विभवांतर, V इक्वल्स फॉर्मूला क्या होता है ED, वही। तो सबसे पहले तो EO इंटू D, तो D कितना बच रहा है यहाँ पर D माइनस T प्लस, अब माध्यम की वजह से विद्युत क्षेत्र देखते हैं तो EM, इसकी मोटाई कितनी है T, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, EO की वैल्यू तो कितनी है और EM की वैल्यू कितनी है, ठीक। तो ये हमारा V आ गया। इसको हम चाहें और सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो यहां जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो V इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हमने यहां ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ D माइनस T प्लस T बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये V आ गया। अब V निकलने के बाद धारिता निकालने में कोई परेशानी नहीं है, अतः प्लेटों के मध्य धारिता C इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल Q बाई B, तो यहां से Q अपॉन V की वैल्यू पुट करते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये धारिता कब आ गई, जब आपके पास में आंशिक रूप से क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो ये उस कंडीशन में आपकी धारिता निकल के हमारे सामने आ गई, ठीक है। अब यहां पे एक कंडीशन और ले सकते हैं हम, जैसे एक जनरल कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको। उस जनरल कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम ये कह दें सपोज कि यदि T बराबर D हो, T बराबर D होने का मतलब क्या है कि जो आंशिक परावैद्युत तुमने T लिया था वो आंशिक परावैद्युत उस D के बराबर हो गया। इसका D के बराबर होने का मतलब क्या है कि उन प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो जैसे तुम T की जगह D पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D बाय एप्सिलॉन R। तो यहां से ये तो कैंसिल हो गया, तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाय D। तो ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमने किसके लिए निकाला था, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था। तो ये एक्सप्रेशन तो है आपके आंशिक रूप से भरे हुए के कारण से, और ये एक्सप्रेशन है आपके पूर्ण रूप से भरे हुए के कारण से। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि माना समांतर प्लेट संधारित्र में गिवन है जिसका क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है और इनके मध्य में भिन्न भिन्न मोटाइयां T1, T2, T3, Tn मोटाइयों के परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं और जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। ओके, अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि दो चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि सबसे पहले जब ये परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ था तो प्लेटों के बीच में क्या थी, वायु। और जैसे परावैद्युत पदार्थ आपने भर दिया अलग अलग मोटाई का T1, T2, T3, Tn, तो ये सारी मोटाइयां उस वायु की मोटाई में से कम हो जाएगी। तो जो बचेगा डिफरेंस वो क्या आएगा, आपका वायु परत की मोटाई। तो अगर मैं यहाँ पर वायु परत की मोटाई निकालता हूँ तो वायु परत की मोटाई क्या आएगी, D माइनस T1, T2 और Tn।
ठीक है, ये वायु परत की मोटाई आ गई। और ये एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3 ये क्या है, इन अलग अलग पदार्थों के परावैद्युतांक। तो अगर हम प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालते हैं, प्रभावी विभवांतर निकालते हैं, तो V बराबर क्या होगा, देखिए प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर। तो प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर की हम बात करते हैं तो V इक्वल्स टू वायु के कारण प्लस किसके कारण, माध्यम के कारण। तो दो के कारण हम विभवांतर देखते हैं। तो सबसे पहले वायु के कारण विभवांतर को EO किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से, वायु के कारण। और इसके कारण की जो मोटाई आएगी वो मोटाई कितनी आएगी, D माइनस T1 T2 डॉट 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 Tn। ये तो वायु के कारण हो गया। अब माध्यम के कारण के विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो हम क्या जानते हैं, माध्यम के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निर्वात की तीव्रता का 1/εr टाइम होती है। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग प्लेटों के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग होंगी। तो पहली प्लेट के लिए लेते हैं अगर हम, तो E0/εr1 मोटाई कितनी है, T1, E0/εr2 मोटाई कितनी है, T2, E0/εrn मोटाई कितनी है, Tn। ओके, यहाँ से टोटल E0 को हम कॉमन ले लेते हैं। E0 को हमने कॉमन लिया तो D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn प्लस यहाँ बचा आपका T1/εr1, T2/εr2 और Tn/εrn। ये आपका यहाँ पर ये बचा। अब E0 जो है, E0 क्या है, निर्वात के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है प्लेटों के बीच में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q/A। ठीक है, तो यहाँ पर अब आ गया आपका D माइनस T1 T2 Tn, T1/εr1, T2/εr2 और Tn/εrn। ओके, अब इसके बाद में ये आपका विभवांतर निकाल दिया हमने। तो विभवांतर के बाद में हम धारिता देखेंगे। तो धारिता होती है आपकी C इक्वल्स टू Q/V। तो जैसे इस V की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे इस जगह पर, तो V की वैल्यू पुट करते हैं क्या होगा, Q/Q/εrA D माइनस T1 T2 Tn प्लस T1/εr1 T2/εr2 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस Q से Q कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पर फाइनली C कितना आएगा, ε0A अपॉन D माइनस T1 T2 Tn प्लस T1/εr1 T2/εr2 एंड Tn/εrn। ये हो गया। तो ये आपकी धारिता आ गई तब जबकि आपने समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर यदि ये जो भिन्न भिन्न पदार्थ है पूर्ण रूप से इसमें भरा हुआ हो, पूरी तरह से प्लेटों के बीच में भरा हुआ हो, तो D बराबर किसके हो जाएगा, T1 T2 डॉट 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 Tn के। तो जैसे ही हम यहाँ पर T1 T2 Tn की वैल्यू पुट करेंगे D के बराबर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल होते ही क्या बचा, ε0A अपॉन T1/εr1 T2/εr2 Tn/εrn। ये आपकी धारिता आ गई तब जबकि आपने भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। ओके, थैंक यू।